हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? वेरी गुड स्टूडेंट्स। जिस चीज़ का आपको बड़ी बेसब्री से इंतज़ार था कि हम लोग न्यूमेरिकल डिस्कस करें, हम लोग क्वेश्चन एनसीईआरटी के डिस्कस करें। रीज़न क्या है कि आप में से जो आईआईटीएन बनना चाहेंगे, आप में से जो डॉक्टर बनना चाहेंगे, आप में से जो नीट क्वालिफाई करना चाहेंगे, आप में से जो एनडीए क्वालिफाई करना चाहेंगे, आप में से जो आर्मी ऑफिसर बनना चाहेंगे, आप में से जो पायलट बनना चाहेंगे, मीन्स जो भी कंपटीशन एग्जाम देंगे तो वहाँ न्यूमेरिकल आते हैं, वहाँ क्वेश्चन आते हैं। अगर वो न्यूमेरिकल और क्वेश्चन सॉल्व करना आपको अच्छे से आएगा तब आप उसको क्रैक कर लेंगे। कल के आप टॉपर बनेंगे, कल को आप आईआईटीएन बनेंगे, कल को आप डॉक्टर बनेंगे, कल को आप प्रोफेसर बन जाएंगे, कल को आप इंजीनियर बन जाएंगे, कल को आप साइंटिस्ट बन जाएंगे। तो न्यूमेरिकल पर मास्टरी होना, न्यूमेरिकल पर कमांड होना सबसे ज़रूरी होता है। आपको थ्योरी समझ में आ जाती है, वीडियो लेक्चर भी समझ में आ जाता है, लेकिन जब आप न्यूमेरिकल करने बैठते हैं, क्वेश्चन करने बैठते हैं, तो फिर प्रॉब्लम होती है कि कैसे सॉल्व करूं, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करूं, कैसे अप्लाई करूं। आ जाता है तो आप खुश हो जाते हैं, नहीं आता तो परेशान होते हैं। उसके लिए हमें आपको मास्टर बनाना है न्यूमेरिकल का, हमें आपको मास्टर बनाना है फिजिक्स का, हमें आपको मास्टर बनाना है कॉन्सेप्ट का। तो उसके लिए ये हमने डिस्कशन शुरू किया है। ये एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में गिवन जो क्वेश्चंस हैं, जो कि बहुत ही कॉन्सेप्चुअल बेसिस होते हैं, उनका हम डिस्कशन करने चल रहे हैं। चलिए हम लोग वन बाय वन क्वेश्चन का डिस्कस करते हैं। आप लोग फिजिक्स जीनियस चैनल बाय डॉक्टर यूके मिश्रा पर जाएंगे। फिजिक्स गुरु को गुरु दक्षिणा देने के लिए आपको क्या करना होगा, उसको सब्सक्राइब करना होगा। क्या करना होगा? सब्सक्राइब करना होगा। चलो हम देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए, एन ऑब्जेक्ट। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है एन ऑब्जेक्ट। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है एन ऑब्जेक्ट experiences a net zero external unbalanced force. An object experiences a net zero external unbalanced force. मतलब क्या हुआ कि किसी ऑब्जेक्ट पर नेट इंटरनल फोर्स जीरो, नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है किसी ऑब्जेक्ट पर। क्या है? नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है किसी ऑब्जेक्ट पर। नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है किसी ऑब्जेक्ट पर। इज इट पॉसिबल फॉर द ऑब्जेक्ट टू ट्रेवलिंग विद अ नॉन जीरो वेलोसिटी? क्या ये पॉसिबल है कि वो बॉडी या वो ऑब्जेक्ट एक नॉन जीरो वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही होगी, अर्थात उसमें वेलोसिटी होगी, वो मोशन कर रही होगी या नहीं? क्वेश्चन ये है कि एक ऑब्जेक्ट है, उस पर नेट फोर्स जीरो है, तो क्या उसकी वेलोसिटी भी जीरो होगी या वो मोशन कर रही होगी, उसकी वेलोसिटी नॉन जीरो होगी? If yes, state the conditions that must be placed on the magnitude and direction of the velocity. If no, provide the reason. कह रहे कि अगर वो है उसमें नॉन जीरो वेलोसिटी, मीन्स वो किसी वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो ये कंडीशन बताइए कि उसकी वेलोसिटी पर क्या कंडीशन होना चाहिए कि उस पर नेट फोर्स जीरो रहे। अगर नहीं तो उसका रीजन बताना है। तो चलो देखें, क्वेश्चन ये हो गया, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन का मतलब मैं आपको समझा दूं। पहले ये कह रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, उस पर नेट एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स जीरो है। यहाँ तीन वर्ड आया है, एक नेट, एक एक्सटर्नल, एक अनबैलेंस्ड। अब तीनों की मीनिंग बता दूं। जब किसी ऑब्जेक्ट पर कई फोर्सेज एक्ट कर रहे हों और उन सबको आप टोटल उनकी डायरेक्शन देख करके उनका टोटल निकाल लीजिए, तो उसे हम नेट फोर्स कहते हैं या उसे हम रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं। ये नेट का मतलब हो गया। एक्सटर्नल का मतलब हो गया जो उस ऑब्जेक्ट पर फोर्स दूसरी ऑब्जेक्ट के द्वारा अप्लाई किया जाए। जैसे मैं कोई एक ऑब्जेक्ट हो गया तो मुझ पर कोई दूसरा जो फोर्स अप्लाई करेगा वो आपका एक्सटर्नल फोर्स हो गया। अनबैलेंस्ड का मतलब हो गया कि जो फोर्सेज एक दूसरे को कैंसिल ना कर रहे हों, ठीक ना, उन्हें अनबैलेंस्ड फोर्सेज कहते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि किसी ऑब्जेक्ट पर एफ नेट एक्सटर्नल जीरो है। क्या है? एफ नेट एक्सटर्नल जीरो है। देखिए एफ नेट एक्सटर्नल जीरो है, तो आपको बताना है कि वो बॉडी रेस्ट में होगी
या मोशन में होगी? अगर मोशन में होगी तो क्या कंडीशन होगी उसकी मोशन पर, ये आपको एक्सप्लेन करना है, बताना है। चलो इसका आंसर देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। आपको न्यूटन सेकंड लॉ से पता है कि F इक्वल टू होता है ma। मीन्स किसी बॉडी की वेलोसिटी तभी चेंज होती है जब उस पर फोर्स अप्लाई किया जाए। और वेलोसिटी चेंज होने का मतलब चाहे उसकी स्पीड चेंज हो रही हो, चाहे उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही हो। तो देखिए इसका सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन में आंसर है यस, when F net external equal to 0 the object can have a non-zero velocity। आंसर इसका यस में आएगा। क्या आएगा? यस में आएगा। अगर किसी बॉडी पर नेट फोर्स 0 हो तो उसमें वेलोसिटी हो सकती है। किस कंडीशन में? देखिए मैं कंडीशन बता रहा हूं। पहली है इफ द ऑब्जेक्ट शुड ऑलरेडी बी मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड इन अ स्ट्रेट लाइन। देखिए ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये कांस्टेंट स्पीड v मीटर पर सेकंड से मूव कर रही, किधर? राइट डायरेक्शन में। तो अगर कोई बॉडी पहले से ही एक कांस्टेंट स्पीड से एक फिक्स्ड डायरेक्शन में मूव कर रही हो तो उस बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, चेंज इन वेलोसिटी 0 होगा और उसका एक्सेलरेशन 0 होगा, नेट फोर्स 0 होगा। तो अगर कोई बॉडी पहले से ही एक कांस्टेंट स्पीड से एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हो तो उस केस में उस पर नेट फोर्स 0 होगा, लेकिन उसकी नेट वेलोसिटी 0 नहीं होगी और वो एक नॉन जीरो वेलोसिटी से मूव कर रही होगी। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए? जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करती है, जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होती है तो एटमॉस्फेयर में एयर होती है, एयर से वो रगड़ती है, उसकी ड्रैगिंग होती है, तो एयर उसको रोकती है और रोकती है तो कुछ देर बाद बॉडी रुक जाती है। इसको बोलते हैं एयर रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? एयर रेजिस्टेंस। तो द रेजिस्टेंस टू द मोशन ड्यू टू एयर मस्ट बी 0। मीन्स जब बॉडी वो मोशन कर रही हो तो उसके ऊपर एयर का कोई रेजिस्टेंस ना हो, एयर उसको ना रोक रही हो, एयर का कोई रेजिस्टिव फोर्स ना हो उस बॉडी पर, नहीं तो वो बॉडी रुक जाएगी। फिर आपको फोर्स अप्लाई करने के, फिर बॉडी को मोशन में करने के लिए आपको नेट फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तीसरी क्या कंडीशन होनी चाहिए? द रेजिस्टेंस टू द मोशन ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट मस्ट बी 0। द रेजिस्टेंस टू द मोशन ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मस्ट बी 0। मीन्स वो जो ऑब्जेक्ट ये मूव कर रही है, इस ऑब्जेक्ट और ग्राउंड के बीच में, इस ऑब्जेक्ट और ग्राउंड के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए। अगर फ्रिक्शन होगा तो वो बॉडी थोड़ी दूर चल करके रुक जाएगी और आपको लगातार चलाए रखने के लिए नेट फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो मीन्स इस ऑब्जेक्ट के बीच में और ग्राउंड के बीच में कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं होना चाहिए, सरफेस स्मूथ होना चाहिए या फ्रिक्शन लेस होना चाहिए, तभी वो बॉडी बिना फोर्स के एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती रहेगी। अगला है देयर शुड बी नो चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन। मान लीजिए ये कोई बॉडी 5 मीटर पर सेकंड से चल रही थी, उसके बाद 6 मीटर पर सेकंड से चलने लगी तो कोई फोर्स जरूर लगा होगा। मान लीजिए पहले 5 मीटर पर सेकंड चल रही है, बाद में 4 मीटर पर सेकंड से चलने लगी, तब भी कोई फोर्स लगा होगा। तो जब भी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है तो फोर्स जरूर लगता है। तो उस बॉडी की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं चेंज होना चाहिए और डायरेक्शन भी नहीं चेंज होना चाहिए। अभी जैसे ये राइट डायरेक्शन में जा रही है तो हमेशा ये राइट डायरेक्शन में जाती रहे, तब इस पर कोई फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अगर इनमें से कोई कंडीशन नहीं सेटिस्फाइड करेगी तो फिर नेट फोर्स उस पर 0 नहीं होगा और उस केस में बॉडी में वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगी। क्या होगी? 0 होगी। आंसर क्या हो जाएगा? नो। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर फ्रिक्शन के एब्सेंट में ना एयर फ्रिक्शन हो ना ग्राउंड और ऑब्जेक्ट के बीच में फ्रिक्शन हो, एयर फ्रिक्शन के एब्सेंट में और ग्राउंड और ऑब्जेक्ट के बीच में फ्रिक्शन के एब्सेंट में अगर कोई बॉडी ऑलरेडी एक कांस्टेंट स्पीड से एक फिक्स्ड डायरेक्शन में जा रही है तो वो उसी स्पीड से उसी डायरेक्शन में जाती रहेगी, उस पर कोई फोर्स लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। रीजन क्या है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होती है तो ग्राउंड और ऑब्जेक्ट के बीच में फ्रिक्शन होता है, वो फ्रिक्शन उस ऑब्जेक्ट को रोक देता है, इसलिए उस बॉडी को लगातार चलाए रखने के लिए आपको फोर्स लगाना पड़ता है। अगर ग्राउंड और उस ऑब्जेक्ट के बीच में फ्रिक्शन हो ही ना,
और तो एक बार अगर आप चला दोगे तो हमेशा चलती रहेगी। एक बार आप बाइसिकल का पेडल मार दोगे तो हमेशा बाइसिकल आपकी चलती रहेगी। एक बार आप बाल को रोल कर दोगे तो हमेशा वो रोल करती रहेगी। ये फ्रिक्शन है जो ऑब्जेक्ट को रोक लेता है। तो आपका आंसर ये हो गया, हाँ ये पॉसिबल है कि किसी बॉडी पर नेट फोर्स 0 हो लेकिन उसकी वेलोसिटी 0 ना हो। ऐसा तब होता है जब फ्रिक्शन ना हो या रेजिस्टेंस ना हो, वो बॉडी एक फिक्स्ड स्पीड से एक फिक्स डायरेक्शन में या एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही हो, तब ऐसा पॉसिबल है। ये रहा फर्स्ट का आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, When a carpet is beaten with a stick, dust comes out of it. Explain. इसका मतलब ये हो गया, जब आपके घर में आपकी मम्मी आपकी कारपेट गंदी हो जाती है तो वो क्या करती हैं, वो उस कारपेट को उठाती हैं, उस कारपेट को उठाती हैं और कारपेट को, मान लीजिए आपकी ये कारपेट है, मान लीजिए ये कारपेट है, ये गंदी हो गई तो मम्मी क्या करती हैं, इसको उठाती हैं, इसको ऐसे ऐसे पीट देती हैं तो इसके डस्ट पार्टिकल निकल जाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है ये आपको एक्सप्लेन करना है। देखिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं ऐसा क्यों होता है। जब आपकी मम्मी ने कारपेट उठाया, मान लीजिए ये आपकी कारपेट है, आपकी मम्मी ने कारपेट उठाया तो कारपेट किस में है, रेस्ट में है। कारपेट के अंदर जो डस्ट पार्टिकल है वो किस में है, रेस्ट में है। कारपेट रेस्ट में है, कारपेट के अंदर डस्ट पार्टिकल रेस्ट में है। अब आपकी मम्मी ने क्या किया, इसको पीटना शुरू किया ऐसे ऐसे। जब पीटना शुरू करेंगी तो कारपेट तो मोशन में आ जाएगी, लेकिन इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से इसके अंदर जो डस्ट पार्टिकल हैं वो कहेंगे मैं रेस्ट में रहूंगा, क्या करोगे, और इसमें से डस्ट पार्टिकल अलग हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या होगा कि when the carpet is beaten with a stick, then carpet comes in motion, but due to inertia of rest, the dust particle remains at rest, hence they are detached from the carpet. मतलब जब भी किसी कारपेट को हम पीटते हैं तो कारपेट मोशन में आ जाती है, लेकिन इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से उसके अंदर जो डस्ट पार्टिकल हैं वो रेस्ट में रहते हैं, वो उससे अलग हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, Why it is advised to tie any luggage kept on the roof of the bus with a rope? ऐसा क्यों कहा जाता है, जब भी किसी बस से जा रहे हो, बस की छत पर सामान रखा है तो उसको रस्सी से बांध देना, ऐसा क्यों कहते हैं? चलो इसका आंसर मैं बताता हूँ। आपका IIT में सिलेक्शन हो जाएगा, आपका नीट में हो जाएगा, आप MBBS बन जाएंगे, तो आप बस से किसी दूर सिटी में जाएंगे, तो जब आप लगेज को बस की छत पर रखेंगे तो बस मोशन में होगी, उस पर जो लगेज रखा है वो भी मोशन में होगा, दोनों मोशन स्टेट में होंगे। ड्राइवर कहीं रोकने के लिए ब्रेक अप्लाई करेगा, बस तो रेस्ट में आ जाएगी, लेकिन उसके ऊपर जो रूफ पर लगेज रखा हुआ है वो इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से वो मोशन में ही बना रहेगा और वो बस के ऊपर से स्लिप करके आगे गिर जाएगा। लेकिन अगर आपने उसको रोप से अच्छे से बांध दिया लगेज को, तो जब बस रुकेगी तो बस रेस्ट में आ गई, और जब रस्सी से वो लगेज बांध दिया गया तो वो लगेज भी बस का एक पार्ट बन जाएगा। तो बस का पार्ट बन जाएगा तो जब बस रेस्ट में आ गई तो वो लगेज भी रेस्ट में आ जाएगा, वो स्लिप करके आगे नहीं गिरेगा। इसलिए बस पर रखे हुए लगेज को एक रस्सी से बांध देते हैं। ये आपका आंसर हो गया 3rd। अब हम आंसर नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए देखते हैं क्या। क्वेश्चन नंबर 4 हम डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ बैट्समैन हिट अ क्रिकेट बॉल। कोई एक बैटमैन है, वो एक क्रिकेट बॉल जो कि रेस्ट में थी उसको हिट करता है, बॉल which then rolls on a level ground। तब वो लेवल ग्राउंड पर रोल करने लगती है। आफ्टर कवरिंग अ शॉर्ट डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस चलने के बाद, द बॉल कम्स टू रेस्ट, वो बॉल रेस्ट में आ जाती है। द बॉल स्लोज टू स्टॉप, वो बॉल स्टॉप में स्लो क्यों हो जाती है? उसका रीजन पहला है, द बैट्समैन डिड नॉट हिट द बॉल हार्ड इनफ,
बैटमैन ने उसको तेजी से नहीं हिट किया था। वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, वेलोसिटी फोर्स के प्रोपोर्शनल में होती है। देयर इज अ फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन, एक ऐसा फोर्स है जो बॉल की मोशन को अपोज कर रहा है। देयर इज नो अनबैलेंस्ड फोर्स ऑन द बॉल सो द बॉल वांट्स टू कम रेस्ट, बॉल पर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं है इसलिए वो रेस्ट में आना चाहती है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए बी सी डी। आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये 4 ऑप्शन में से कौन ऑप्शन करेक्ट है। चलिए इसका हम डिस्कशन करते हैं। देखिए ये एक बॉल है, ये बॉल है, ये रेस्ट में थी, इसकी वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड थी। ये एक बॉल है, ये रेस्ट में थी, इसकी वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड थी। अब ये एक बैटमैन है, इसने अपने बैट से इसको हिट किया, इसने अपने बैट से इसको हिट किया और ये रेस्ट से मोशन में आ गई। किस वेलोसिटी से? v वेलोसिटी मीटर पर सेकंड से मूव करने लगी। मूव करने के बाद फिर थोड़ी देर बाद फिर ये पॉइंट बी पर रेस्ट में आ गई, मीन्स इसकी स्टेट फिर चेंज हो गई। अब देखिए आपको ये बात पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, स्टेट हमेशा तभी चेंज होती है जब फोर्स अप्लाई होता है। स्टेट हमेशा तभी चेंज होती है जब एक अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई होता है। स्टेट हमेशा तभी चेंज होती है जब एक अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई होता है। तो अभी अब पहला क्वेश्चन ये उठता है कि यहाँ बॉल रेस्ट स्टेट में थी, रेस्ट से मोशन में आ गई, इसकी स्टेट चेंज हुई और स्टेट चेंज तब होगी जब फोर्स लगा होगा। तो यहाँ पर इसका मतलब ये हो गया कि इस बैटमैन ने अपने इस बैट से इस पर एक फोर्स अप्लाई किया। क्या किया? फोर्स अप्लाई किया। नंबर 1 बात। दूसरी बात, वेलोसिटी 0 थी, 0 से v हो गई, इसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है। जब भी स्पीड इंक्रीज होती है तो फोर्स जो है डायरेक्शन ऑफ मोशन के लॉन्ग एक्ट करता है। इसका मतलब हो गया कि इस बैट्समैन के द्वारा इस बॉल पर जो फोर्स अप्लाई किया गया होगा, इस बैट्समैन के द्वारा इस बॉल पर जो फोर्स अप्लाई किया गया होगा वो इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन अप्लाई किया गया होगा। जिस डायरेक्शन में बॉल मूव कर रही उसी डायरेक्शन में अप्लाई किया गया होगा। अब अगली बात देखिए, ये बॉल मोशन में आ गई। अब ये मोशन में आ गई तो इसे हमेशा मोशन में बने रहना चाहिए था, लेकिन ये मोशन से फिर क्या हुई? रेस्ट में आ गई। अब फिर इसकी स्टेट चेंज हो गई। पहले ये रेस्ट से मोशन में आई, फिर मोशन से रेस्ट में आई, और हमने बताया था कि स्टेट तभी चेंज होता है जब कोई फोर्स लगे। अब यहाँ पर वेलोसिटी कितनी थी? v थी, फिर 0 हो गया, फिर 0 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसकी स्पीड डिक्रीज हुई। स्पीड डिक्रीज तब होती है जब कोई अनबैलेंस्ड फोर्स जो है मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगे। यहाँ पर स्पीड इंक्रीज हुई यहाँ से यहाँ तक, अब स्पीड डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब हो गया कि अब बॉल पर कोई एक फोर्स जो है बॉल के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करे। अब कोई फोर्स जो है वो बॉल के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करे, तभी ये बॉल जो है वो रेस्ट में आएगी। अब कोई फोर्स इस बॉल पर एक्ट कर रहा हो जो बॉल के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में हो। ये अब कोई फोर्स इस बॉल पर एक्ट करेगा, ये बॉल है, ये बॉल पर एक्ट करेगा, बॉल की मोशन इस डायरेक्शन में है और ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा। धीरे धीरे इसकी स्पीड डिक्रीज होती जाएगी और ये जाकर के रेस्ट में आ जाएगी। अब जब कोई फोर्स को किसी ऑब्जेक्ट पर जिस डायरेक्शन में मोशन उसके अपोजिट लगे तो उसे अपोजिंग फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? अपोजिंग फोर्स कहते हैं। अब बॉल मोशन से रेस्ट में तभी आएगी जब इस पर कोई अपोजिंग फोर्स लगेगा, और अपोजिंग फोर्स इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट लगेगा, तभी ये रेस्ट में आएगी। इसका मतलब ये हो गया कि इस बॉल पर कोई एक अपोजिंग फोर्स लगा होगा जिसने बॉल को रेस्ट में लाया होगा। और अब तो पहला आंसर आपको ये मिला कि यहाँ पर रेस्ट से मोशन में स्टेट चेंज हुई, तो एक फोर्स लगा होगा जो इस बैटमैन ने लगाया होगा बॉल पर, उसकी डायरेक्शन वही होगी जो डायरेक्शन ऑफ मोशन में है, तो वो राइट डायरेक्शन में होगा। ये फोर्स आपका राइट डायरेक्शन में है। दूसरा कंक्लूजन यहाँ से आया कि बॉल यहाँ मोशन में थी, मोशन से रेस्ट में आ रही है, तो इसकी स्टेट चेंज हो रही, तो फिर यहाँ एक फोर्स लगेगा, लेकिन यहाँ पर स्पीड डिक्रीज हो रही है तो फोर्स मोशन के अपोजिट लगेगा, तो यहाँ पर मोशन के अपोजिट एक फोर्स एफ डैश लगेगा जो इसकी स्पीड को डिक्रीज करेगा और बॉल रेस्ट में आ जाएगी। तो इस फोर्स को हम बोलते हैं अपोजिंग फोर्स। क्या बोलते हैं? अपोजिंग फोर्स।
तो जब भी किसी बॉडी पर कोई ऐसा फोर्स लगे जो उसकी स्पीड को डिक्रीज करे तो उसे अपोजिंग फोर्स कहते हैं। जब आप बाइक चला रहे होते हैं, ब्रेक्स अप्लाई करते हैं तो ये वाली सिचुएशन आती है। तो ये एक बात तो पक्का हो गया कि इस बॉल पर कोई एक अपोजिंग फोर्स लगा होगा जिसने इसको रेस्ट में लाया होगा। तो आपका ऑप्शन क्या सही हो गया? देयर इज अ फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन। मीन्स इस बॉल पर कोई एक ऐसा फोर्स है, अनबैलेंस्ड फोर्स है जो उसकी मोशन को अपोज कर रहा, इस वजह से बॉल रेस्ट में आई। तो आपका ऑप्शन जो है सी जो है वो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। अब क्वेश्चन अगला ये उठता है कि आखिर ये अपोजिंग फोर्स हो कौन सकता है? बाहर से तो कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा है, बैटमैन अब टच में नहीं है। ये जो अपोजिंग फोर्स है ये ग्राउंड के द्वारा बॉल पर लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स होगा। ये अपोजिंग फोर्स ग्राउंड के द्वारा बॉल पर लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स होगा। वही फ्रिक्शन फोर्स इस बॉल को रोक रहा है और बी पॉइंट पर जाकर के रेस्ट में आ गई। तो इसका मतलब ये हो गया कि फ्रिक्शन फोर्स की ये टेंडेंसी होती है कि वो बॉडी की रिलेटिव मोशन का अपोज करता है और मूविंग बॉडी को रेस्ट में ला देता है। तो इसका ऑप्शन आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये आपका आ गया क्वेश्चन नंबर आपका 4 का सोल्यूशन। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। किसकी? क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे।